आज किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछ लीजिए प्लास्टिक खतरनाक है तो वो बोलेगा हाँ प्लास्टिक खतरनाक है, बड़ा सुना है, हम खूब बातें करते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक है और क्यों इससे निजात पाना ज़रूरी है, इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे आज भारत का सवाल में। पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल, खाना खाने वाली थाली में प्लास्टिक, प्लास्टिक का सामान कैरी करने के लिए प्लास्टिक की थैली, खान पान के सामानों को कथित तौर पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल। कुल मिलाकर प्लास्टिक लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन इसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने धरती की सूरत और सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अब पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। ये इंसानी जिंदगी ही नहीं, जल, जंगल और जमीन को भी बर्बाद कर रहा है, उसकी उपयोगिता को खत्म कर रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके खड़े हो रहे अंबार ने पर्यावरण संकट को इस कदर बढ़ा दिया है कि उसको खत्म करने में सालों लग जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि अब एक नया अध्ययन सामने आया है जिसके मुताबिक इंसानों के खून में भी प्लास्टिक के कण मिले हैं। अध्ययन के हिसाब से 80% लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। चिंता बढ़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि खाने वाली तमाम चीज़ों के साथ साथ रोज़ाना खाए जाने वाले अनाज और दूध में भी प्लास्टिक के अंश पाए जाते हैं। आज इसके नुकसान और समाधान पर चर्चा करेंगे। कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मानव जीवन के खतरे का प्रमुख कारण बनता जा रहा है प्लास्टिक। प्लास्टिक अब सिर्फ खिलौनों, बर्तन या किसी प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हमारी नसों में घुलकर खून तक पहुंच चुका है। इसका कारण है कि प्लास्टिक अनाज और दूध के जरिए हमारी नसों में पहुंचकर हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इंसानों की नसों में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी का पता लगाया है। इसमें हर ग्राम ऊतक में माइक्रो प्लास्टिक के लगभग 15 कण मिले। कोई भी प्लास्टिक को हमको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, हमारे ब्रीदिंग एयर में चला जाता है, हमारे बादलों में पहुंच जाता है, हमारे इरिगेशन के सिंचाई के पानी में पहुंच जाता है, उससे हमारे फल सब्जियों में, हमारे अनाज में चला जाता है। तो हमें हर तरह से प्लास्टिक को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नसों में मिल रही ये सभी पार्टिकल्स अल्केट्राल और पॉलीविनाइल एसीटेट के थे। ये वो चीजें हैं जो पेंट, कपड़ों और पैकेजिंग के सामान में काम आती हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी जांच के दौरान पाया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स 80% लोगों में थे। हमारे आसपास की हर चीज प्लास्टिक के भीतर समाती जा रही है और इसका इस्तेमाल इंसानी जिंदगी को लील रहा है। रोजाना कई माध्यमों जैसे सांस लेने, भोजन के माध्यम से या फिर सीधे त्वचा के संपर्क से प्लास्टिक का छोटा सा हिस्सा, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है, हमारे संपर्क में पहुंच रहा है। ये तमाम बीमारियों, अक्षमता और असामयिक मौत का कारण है। आप जिस प्लास्टिक को बाहर फेंक देंगे वो आपके ब्रीदिंग एयर से, आपके पीने के पानी से और आपके फूड से, आपके वेजिटेबल से, आपके हर तरह के फूड से के रास्ते वो आपके घर, आपके शरीर में, आपके खून में वापस लौट आएगा। और आएगा जब तो आपके सीधा खून में चला जाएगा। प्लास्टिक का कचरा अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। फिर चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका, जंगल हो या जल संसाधन, हर जगह कचरों के तौर पर प्लास्टिक का अंबार लग गया है। अलग अलग जंगली और पालतू जानवर अब इसे ही अपना खाना समझकर खा रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स के कारण हर साल लाखों जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हर साल $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अलावा प्लास्टिक से स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें BPA और फिथालिट्स जैसे रसायन होते हैं। प्लास्टिक बैग्स जब अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आती है तो उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से सीसा, कैडमियम और पारा जैसे केमिकल सीधे इंसानी शरीर के संपर्क में आते हैं। ये जहरीले पदार्थ कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से संवाददाता अनम फातिमा की रिपोर्ट। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर को आपने अभी सुना भी रिपोर्ट में, और कई मुद्दों पर वो हमारी मदद कर चुके हैं। एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सोनकर, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कंसल्टेंट फिजिशियन है, मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रही हैं। आपको याद होगा इसी खास पेशकश में तनाव पर जब हम बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें रखी थी। डॉक्टर स्वाति, आपका भी स्वागत करता हूँ। और इसी तरह रजत जो है वो भी अब एक रेगुलर हिस्सा है, साइंस पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर आज हमारे साथ
जुड़े हैं। आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जगदीश भाटिया जी जो कि इकोप्रेन्योर हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे जो टर्म है आपका। जगदीश जी मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में राजेश चौधरी जी मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं वेस्ट मैनेजमेंट के। राजेश जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर सोनकर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स हो जाएं, सभी के संक्षेप में मैं कमेंट्स लेना चाहूँगा ताकि सभी जो है मेरे पहले ब्रेक के पहले थोड़ा थोड़ा मैं सबको इन्वॉल्व कर लूँ। डॉक्टर सोनकर, हमारे खून में भी प्लास्टिक जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझाइए। एक्चुअली क्या है कि प्लास्टिक का एक बिहेवियर होता है कि समय के साथ वो अपना लचीलापन खो देता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक थोड़ी देर में, कुछ समय के बाद, कभी ज़्यादा कभी कम समय में वो हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। हाँ, ब्रिटल हो जाता है और फिर वो टूटता है। टूटने के और ये जब धूप के संपर्क में आता है या कोरोसिव एटमॉस्फेयर में होता है तो ये जो है ब्रिटल होने की जो प्रक्रिया है वो एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ओपन एटमॉस्फेयर में फिर ये टूटता है। जब टूटता है तो ये पाउडर जैसा हो जाता है, तो ये नैनो और माइक्रोन साइज में पहुंच जाता है। तो ये जो साइज है यही बहुत खतरनाक है क्योंकि ये इनविजिबल है, आंख से आप देख नहीं सकते। आप जैसे ही बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक, इसका मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ही आप इसको देख सकते हैं, तो आंख से दिखता नहीं। तो ये हमारे ब्रीदिंग एयर में है। ये हमारे इतना छोटा है कि जब पानी वेपोराइज होता है तो उस वेपर के साथ ये बादलों में पहुंच जाता है, और जब ये बरसता है तो हमारे इरिगेशन वाटर को जो है कंटामिनेट कर देता है। उससे हमारे फल सब्जियों और ग्रेन्स वगैरह में प्लास्टिक पहुंच गया। और हर तरह के जो है हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, समुद्र है, नदियां हैं या ग्राउंड वाटर है, हर जगह पर ये प्लास्टिक पहुंच गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो इसकी वजह से ये हमारे फूड चेन में है। ये आपको समुद्र में एल्गी में मिलेगा जो फूड चेन का पहला पायदान है। तो इस वजह से हमारे फूड चेन में है। इस तरीके से ये हमारे ब्लड में, टिश्यू कल्चर की मेरी लैब है यहाँ पर, तो मैं उसमें कुछ एक्टिविटीज कर रहा था। तो एक एक्सप्लांट में मुझे दिखाई दिया कुछ पार्टिकल। तो जब मैंने उसको एनालाइज किया तो प्लास्टिक का टुकड़ा था। आप उसमें फुटेज में आप दिखा भी रहे हैं उसको, तो आप देखेंगे तो वो जो प्लास्टिक के पार्टिकल हैं उसके साथ में एक ट्यूमर जैसा फॉर्मेशन हो रहा है जी। और जब ये शरीर में जाता है तो एक दो पार्टिकल नहीं जाता, लाखों करोड़ों की संख्या में जाता है। और जो हमारे जितने बेवरेजेस हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, पानी है या कोई दूसरे बेवरेजेस हैं, तो ये उसमें खुद माइग्रेट हो जाते हैं पार्टिकल जो है ये माइक्रो प्लास्टिक पानी के अंदर। अगर वो जो है गर्म है तब वो माइग्रेट कर जाएंगे, या पानी का एसिडिक बिहेवियर है, जैसे आपका कार्बोनेटेड वाटर है, जितने कोल्ड ड्रिंक्स है आप देखते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में हर रास्ते पहुंच रहा है। इतने माइक्रो लेवल पर तो डॉक्टर सोनकर सोच ही नहीं पाता है कोई। और ये तो सचमुच, हम प्लास्टिक को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद इसको हम डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, इतने तक समस्या है। लेकिन समस्या कितनी गंभीर है आपके पहले स्टेटमेंट से समझ में आता है। डॉक्टर स्वाति, मेडिकल साइंस या आपके पास जो मरीज आते हैं उनमें आप इस मामले को, ये जो शोध है वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर का, इसको कितनी गंभीरता से लेती हैं? देखिए प्रवीण जी, मैं बोलूंगी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत अच्छी बात है कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जैसे अभी सोनकर जी ने कहा कि इसका साइज जो है वो इतना ज्यादा सूक्ष्म है, यानी कि अगर मैं एक कंपैरिजन के लिए आपको बताऊं तो जो हमारा एक बाल है वो भी इससे 80,000 गुना बड़ा है। यानी कि आप ये सोचिए कि ये कितना छोटा, जो हम वायरसेस की बात करते हैं, जो हम कीटाणुओं की बात करते हैं, ये बिल्कुल उनसे भी जो है सूक्ष्म जो है इसका साइज है। और चिंता की बात देखिए क्या है कि केवल हमारे शरीर के अंदर खाने, पानी या हमारे सांस लेने से नहीं जा रहा है, हमारी त्वचा से भी अंदर जा रहा है। और स्टडीज अब ये दिखा रही हैं कि नवजात शिशु के अंदर ये प्लास्टिक मिल रहा है। यानी कि अगर माँ इन चीजों से एक्सपोज हो रही है तो अब आप, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे शरीर तक सीमित है। लेकिन अब आप इसकी गहराई को समझिए कि वो चीज अब माँ के शरीर के अंदर से बच्चे के अंदर भी मिल रही है। तो यानी कि ये इतनी सूक्ष्म चीज है। और बच्चा, हम समझ सकते हैं कि उसके शरीर के अंग बन रहे हैं, उसका दिमाग बन रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर ये माइक्रोप्लास्टिक्स उसके अंदर पहुंच रहे हैं तो ये कितना बड़ा दुष्प्रभाव एक नवजात शिशु के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही देखिए, अब अगर आप देखें तो बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, बच्चों के दूध पीने की बोतलें,
ये सभी चीजें, इतने सारे कॉस्मेटिक बेबी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, और बड़ों को भी नहीं छोड़े, हमारे भी जो पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, हमारी भी जो इतनी सारी चीजें हैं, सब में प्लास्टिक्स हैं, और इसलिए हम हर तरह से दिन भर उस प्लास्टिक को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ओपनिंग कमेंट सभी के चाहूंगा। तो एक रजत, ये जो अभी तक 2 कमेंट्स आए हैं, इससे तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि आप डायरेक्टली अगर प्लास्टिक का यूज नहीं भी कर रहे हैं, और अगर सोसाइटी में प्लास्टिक का बहुत यूज हो रहा है, तब भी आप इससे बच नहीं पाएंगे। जैसे पैसिव स्मोकिंग की बात होती है ना, उसी तरह से ये पैसिव प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात है, क्योंकि अब वो हमारे वातावरण में घुल गया है। इसको लेकर साइंस कितना सतर्क है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? जी धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं। अभी वाटर की बात हुई, इरिगेशन के थ्रू आने की बात हुई। अब इसी को आप देखिए, प्रॉब्लम यह है कि 85% जो प्लास्टिक है वो लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है। अब आपने लैंडफिल में डाला है तो अगर बारिश हुई तो उसके साथ वो बह जाएगा, या कभी उसमें 20% ऐसा है जिसको जला दिया जाता है, तो जलाने के साथ वो एयर में जाएगा, उसके थ्रू जाएगा। या फिर जो लोग डिस्पोज करते हैं या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भी पार्ट लेते हैं, इंडिया में नॉर्मली ये इनफॉर्मल लेवल पे काम करती है, तो उसके कारण लेट्स से ई वेस्ट की बात की जाए तो उसमें लेड, कैडमियम जैसे कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, तो इनका टच के थ्रू जाता है, फिर ये कैरी किया जाता है। ऐसे कोई नई चीज बनाई जाती है तो प्रॉपर क्लीनिंग के बाद नहीं बनाई जाती है, तो बहुत बार उसके अवशेष उसमें मिल जाते हैं, और ये पहुंचता है लोगों में जो नए यूजर्स हैं उनके पास। तो इस तरह से मल्टीपल सोर्सेस है जिसके थ्रू ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। और इसमें जो साइंस अभी कोशिश कर रहा है वो ये है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाने इंपॉर्टेंट है कि कितनी चीजों को प्रॉपरली रिसाइकल किया जा सकता है। एक इनफाइनाइट साइकिलिंग की एक नई चीज आई है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि प्लास्टिक को कई बार रिसाइकल किया जा सके। नॉर्मली जो हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, इसमें 1 से 2 या 3 बार तक ही रिसाइकलिंग पॉसिबल होती है। तो नई जो डेवलपमेंट की जा रही है, R&D की जा रही है, वो इसके अराउंड की जा रही है कि जो भी प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल हो उसको हम ज्यादा से ज्यादा बार या तो रिसाइकल कर सकें, या इस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर सकें कि वो इस तरह से, जैसे सोनकर जी बता रहे थे, उस फॉर्मेट में टूटे ना, मतलब उतना ज्यादा सूक्ष्म रूप में न जाए, और उसे इजीली डिस्पोज ऑफ किया जा सके। जगदीश जी, पहले आप मुझे बताएं, इकोप्रेन्योर्स, इससे क्या मतलब होता है, और क्या आप समाधान, किस दिशा में बढ़ रहे हैं समाधान को लेकर? जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ज्यादा जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो इंडस्ट्री यूज कर रही है, और एज ए कंज्यूमर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक प्रोडक्ट में है तो प्लास्टिक पैकिंग में भी है, तो ये 2 तरफी मार पड़ती है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इंडस्ट्री को ये समझाना, कस्टमर तो समझ रहा है कि मेरे को प्लास्टिक मिल रहा है, पर कस्टमर कहता है मैं क्या करूं, मेरे को चीज ही प्लास्टिक की मिल रही है, प्लास्टिक की पैकिंग में मिल रही है, मैं मॉल पे जाता हूँ, मेरे को चीज प्लास्टिक में पैक करके मिल रही है, मैं क्या करूं, मैं तो खरीदूंगा, मुझे चीज चाहिए। या कोई और चीजें ले रहा हूं जो मैं बनती ही प्लास्टिक है, किसी वैकल्पिक चीज से बनती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो हमें, कस्टमर तो जाग रहा है, मगर जो इंडस्ट्री है उसे भी जगाना है, और उनको भी इस तरह के इंसेंटिव देने हैं कि वो वैकल्पिक पैकिंग पे जाएं या वैकल्पिक प्रोडक्ट्स पे जाएं। या कस्टमर को भी ये समझ आना चाहिए कि जो प्लास्टिक में पैक करके दे रहे हैं या प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हैं, हम ना खरीदें या उसका विकल्प दें। इसकी कोशिशें होती हैं, हम देख रहे हैं प्लास्टिक की चम्मच, प्लेट्स, ये छोटे छोटे कई प्रयास हुए हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, वो मैं आऊँगा एक्सपर्ट्स, क्योंकि सोनकर जी भी हैं, डॉक्टर स्वाति भी हैं, मैं समझने की कोशिश भी करूँगा कि 2 बातें, एक तो रिसाइकलिंग के समय पर या प्लास्टिक का जाना, हवा में मिल जाना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाना, ये समस्या है, या प्लास्टिक का जो डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, जैसे प्लास्टिक की चम्मच से खाना, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, ये चिंता का विषय है, नहीं है? राजेश चौधरी जी से मेरी अभी कुछ बातें हो रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, और बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां समस्या तो है, वो समाधान पर काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, बड़ी फंडिंग भी लेकर आए हैं वो इसके लिए। तो मुझे थोड़ा सा बताएं राजेश जी, अभी तक जहां बातचीत पहुंची है उसमें समाधान आपको कहां दिखाई देता है? और मैंने ये जो एक सवाल रखा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से कितनी चिंता होनी चाहिए, जो कि अभी जगदीश जी भी बोल रहे थे कि आपको पैकिंग मिल रही है, घर में आप प्लास्टिक ला रहे हैं, ये कितना चिंता का विषय है? जी देखिए, समस्या तो सब बता रहे हैं, हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल, गली मोहल्ले के होर्डिंग्स में सभी लोग कह रहे हैं प्लास्टिक जो है बहुत ख़तरनाक है, प्लास्टिक हमारे जीवन में आ गया है, हमारे खून में आ गया है। ये सब तब ये सारी समस्या है, इसका हल किसके पास है? और क्या आपको लगता है कि ये सारी समस्या प्लास्टिक की वजह से है? मुझे तो नहीं लगता है प्लास्टिक की वजह से समस्या है। समस्या जो है
प्लास्टिक को जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद में उसके रख रखाव या उसको मैनेज करने या उसके प्रोसेस करने में है। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है सभी लोगों से, जहर भी तो नुकसान करता है। क्या आप जहर को चम्मच भर के पी लेते हैं? भाई जहर को भी जब आप इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, जगह जगह इस्तेमाल होता है जहर, तो उसको एक मैनेजमेंट के तरीके से करते हैं कि कितनी मात्रा देनी है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसी तरह प्लास्टिक को आप उस तरह से क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज प्लास्टिक जो है सबसे आम लेवल पे मैं बताऊंगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल पॉलीथीन के रूप में किया जा रहा है। जो आम आदमी हर गली मोहल्ले, सब्जी की दुकान, किसी भी दुकान पे प्लास्टिक की आपको थैली मिलेगी। शादी ब्याह में जाओगे तो प्लास्टिक का चम्मच और प्लास्टिक की कटोरी प्लेट मिल जाएंगे। सरकार ने प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक की चम्मच कटोरी बैन कर दी और उसके बाद में बोला जी अब ये लकड़ी की बनेंगी। क्या आपको लगता है कि लकड़ी उतनी आसानी से बन जाएगी जितनी आसानी से जो है प्लास्टिक बन जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आज पेड़ आपने उगाया और वो जो है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बड़ा सा एक पेड़ बन जाएगा। नहीं, प्लास्टिक अस्तित्व में इसीलिए आया था क्योंकि सहजता से बन रहा था, लेकिन उसके हम उस पे बात करेंगे। उससे जो परेशानियां बताई जा रही हैं, देखिए परेशानी तो है, बट परेशानी प्लास्टिक से नहीं है, प्लास्टिक के इस्तेमाल करने के बाद हमारे जो मैनेज करने के तरीके से है। आप प्लास्टिक को सही से इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल के बाद में उसको सही तरीके से डिस्पोज कर दीजिए। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप बहुत बार जो है रिसाइकिल कर सकते हैं और हर बार आपको एक नया प्रोडक्ट देगा। प्लास्टिक के अंदर में जैसे उदाहरण से बताइए, आप भी कुछ प्लांट चला रहे हैं। देखिए मैं सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में 4 प्लांट जो है चला रहा हूँ। बिजनौर में जो है मेरा 1 प्लांट चल रहा है, दूसरा जो इसी महीने चालू हो जाएगा, जिसके अंदर में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आता है। और सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आता है वो मिक्स आता है। मिक्स का मेरा कहने का मतलब है, सरकार कहती है कि गीला कूड़ा अलग करो, सूखा कूड़ा अलग करो। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बहुत अच्छा है, बट इसको मान कौन रहा है? क्या घर की स्त्री को आप ये बोल दोगे? अपने घर में आप बोल के देखिए ना कि गीला कूड़ा अलग पॉलिथीन में डाल दो या अलग डिब्बे में डाल दो और सूखा अलग डिब्बे में डाल दो, तो घर की जो लेडीज़ हैं वो आपसे कह देंगी ऐसा है खाना आप ही बना लो। हमें समस्या जो है उस लेवल पे सुधारनी है जिस जगह पे वो आसानी से सुधर सके। तो हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसके अंदर में ना गीले से मतलब है, ना सूखे से मतलब है, ना प्लास्टिक से। जो धरती पे कूड़ा आ रहा है सब कूड़े को डाल दीजिए। मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 प्लांट मेरे सक्सेसफुली लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गए चल रहे हैं। उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है वेस्ट का? देखिए मेरे पास में जो मिक्स वेस्ट आता है उस मिक्स वेस्ट को मैं अपनी एक मेरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं, मशीन का नाम है ट्रांसफॉर्मर, उसमें डालते हैं, वो एक फाइन क्वालिटी का RDF फ्लफ बन जाता है। RDF यानी रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, और बिल्कुल फ्लफ यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि रुई जैसा मटेरियल बन जाता है, होमोजीनियस होता है। क्योंकि कूड़े को जब आप देखेंगे कहीं भी पड़ा हुआ सड़क, लाल पीला नीला, बच्चों की हगीज है, सैनिटरी पैड्स हैं, जूते, इसका इस्तेमाल क्या है जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है? मैंने RDF बनाया, RDF से फिर मैंने चारकोल बनाया। मुझे ये कहते हुए सबसे मतलब बहुत खुशी हो रही है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मिक्स वेस्ट से चारकोल बनाने वाले हम हिंदुस्तानी दुनिया में सबसे पहले हैं। राजेश जी ने कुछ बातें डॉक्टर सोनकर ब्रेक से पहले रखी है। मैं चाहूंगा कि उनका जो एक वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है, या वो चारकोल बना रहे हैं और उनका ये दावा है कि एक समाधान निकाल लिया गया है जिससे कि नुकसान भी नहीं होगा, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पहले एक्चुअली जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा अभी, इट इज़ वेरी नाइस, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे उनका कहना है कि प्लास्टिक की जो हैंडलिंग है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे आपने यूज़ किया तो इधर उधर फेंकने के बजाय आप उसको प्रॉपर रिसाइकिल के लिए जो है वो ट्रैक कर दीजिए कि वहाँ पहुँच जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहीं इससे ज़्यादा गंभीर है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो इस्तेमाल का है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, आपको दवा चाहिए, आपको बेवरेज चाहिए, कोई फूड चाहिए, वो अब प्लास्टिक में पैक है। अगर आप याद करेंगे तो काफी समय पहले जब हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते थे कार्बोनेटेड, तो ग्लास की बोतल में मिलती थी वो, फिर बोतल करना पड़ता था। आज वो प्लास्टिक की बोतल में है। आप कप सिरप लेने जाते थे तो कांच की शीशी में होती थी, आज वो प्लास्टिक की शीशी में है। और इसी तरीके से आपका विनेगर है, बहुत से ऐसे लिक्विड्स जो एसिटिक बिहेवियर के हैं, जो बहुत आसानी से उसके अंदर प्लास्टिक माइग्रेट हो जाता है उसकी बोतल से, वो प्रचलन में है। और मैं सरप्राइज होता हूं कि ये आप जाके मेडिसिन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको भले ही कितनी भी जागरूकता हो से नो टू प्लास्टिक,
बट आप कर क्या सकते हैं? तो जब वो आप ला के यूज कर रहे हैं, आपके ओवरहेड टैंक है जो छत पे रखी हुई है वो प्लास्टिक की टंकी है, आजकल पाइप भी आती है प्लास्टिक की, तो अब गर्मी है, धूप है, उसके कांटेक्ट में है, वो पानी में माइग्रेट हो गया प्लास्टिक के पार्टिकल्स, वो आपके पूरे घर में जो सप्लाई हो रही है, जैसा कि हमारे जो है एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति ने बताया कि ये स्किन के थ्रू पहुंच जाता है, क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल। जो हमारे पोर्स होते हैं वो कहीं ज्यादा बड़े होते हैं नैनो और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक से, तो वो हमारे पोर्स से, आपको चोट लगी है वहां से हवाओं से पहुंच जाएगा बॉडी के अंदर। तो जब आप उसी में नहा रहे हो, उसी के कांटेक्ट में हो, यू आर यूजिंग वाटर फॉर एवरीथिंग, तो वो पहुंच रहा है। मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। आप भले ही ला करके यूज करके उसको रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं, जो भी है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट इशू ये है कि हमारे ब्लड में, हमारे यहाँ जा कैसे रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन, उसकी जो रेस आने वाली है वो डिफेक्टिव पैदा होने वाली है। वो प्रॉब्लम कहां से है? भले ही आप यूज के बाद उसको अच्छे से रिसाइकिल करने की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, बट जो यूज है, आप समझिए कि बीइंग ए रिसर्चर, जो मैंने देखा है अपने लैब में प्लास्टिक का जो रूप देखा है, तो मैं सोचता हूं, कई बार डर लगता है मुझे कि इसको हमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरीके से देखना चाहिए। जैसे प्लूटोनियम है, हम उसको संभालते हैं रिएक्टर्स में, तो प्लास्टिक को ऐसे आप ओपन नहीं छोड़ सकते, आप छत पे टंकी के रूप में नहीं छोड़ सकते, उसको धूप के कांटेक्ट में, कोरोसिव एटमॉस्फेयर में उसको नहीं छोड़ सकते। आपको उसके इस्तेमाल को समझना होगा। अभी एक वियना में, ऑस्ट्रिया में, वियना यूनिवर्सिटी में एक फाइंडिंग हुई, दे वर वर्किंग ऑन द माइक्रो प्लास्टिक, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। 2 साल पहले मैंने सुना कि एक कोई साउथ इंडिया में कोई हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से रोड बना रहे हैं, तो उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। मैं सुनकर सरप्राइज हो गया कि अगर आप सड़क बना देंगे प्लास्टिक से, तो उसके ऊपर जब टायर मूव करेगा तो वो जो है प्रोड्यूस करेगा नैनो साइज का प्लास्टिक, माइक्रो साइज का प्लास्टिक, जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। ये कैसे हम कर सकते हैं? कोई बोल क्यों नहीं रहा इसके अगेंस्ट? तो हमने कई कंट्री में, मलेशिया में कई जगह पे अप्रिशिएट कर, मैंने वहां रिपोर्ट भेजी, वहां उन्होंने बैन कर दिया इसको। तो मेरा जो कहने का मतलब यह है कि अभी जो वियना में रिसर्च हुई, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो एटमॉस्फेयर में 50% जो प्लास्टिक आपके हवाओं में, आपके ब्रीदिंग एयर में आया हुआ है, वो टायर और आपके जूते के सोल से आ रहा है। पहले ये टायर प्योरली रबर के होते थे, उसमें फाइबर्स वगैरह डाल दी जाती थी कपड़ों की, आपने देखा होगा उसमें। जी। अब क्या है, उसके अंदर 6PPD नाम का एक प्लास्टिक रसायन डाला जाता है कि उसकी लॉन्गेविटी के लिए, उसकी मजबूती के लिए, कि ज्यादा समय चले, और वो कार्सिनोजेनिक है और वो बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरीके से हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और ये बहुत गंभीर है जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं, और हमारी जिंदगी में प्लास्टिक कितना घुला हुआ है इसका अंदाजा लगाया। डॉक्टर स्वाति, यही एक बात थी जो मैं पहला पॉइंट समझना चाह रहा था कि क्या प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करने से भी बीमारियों को निमंत्रण है? देखिए बिल्कुल प्रवीण जी, जैसे अभी सोनकर जी ने भी कहा, सिर्फ सीमित यहाँ तक नहीं है बात कि हम चीजें प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं, या हमारे घर में या हमारे इर्द गिर्द जो प्लास्टिक है हम उसका सही से डिस्पोजल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो वातावरण में ऑलरेडी मौजूद है, चाहे वो हमारे टायर से निकल रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, तो प्लास्टिक तो हर जगह है। तो जिस तरह से हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं कि वो हमारे चारों तरफ है, उसी तरह से प्लास्टिक भी हमारे चारों तरफ है, और वो दिन रात जाने अनजाने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर ही रहा है। तभी देखिए स्टडी एम्स्टरडैम में हुई, उसमें उन्होंने देखा कि स्टडी में से 77% लोग ऐसे थे जिनमें काफी मात्रा में नैनो प्लास्टिक जो है शरीर के अंदर मिली है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अब स्टडीज में जो मेल सीमेन है उसके अंदर तक प्लास्टिक मिल रहा है। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि जो इंसान की रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, जो हमारी प्रजनन करने की प्रक्रिया है, अगर वहां तक भी प्लास्टिक पहुंच चुका है, तो अब क्या ही बचा होगा हमारे शरीर के अंदर। और चाहे आप हमारे ब्रेन की बात करिए, चाहे लंग्स की बात करिए, और अभी एक स्टडी भी आई थी कि हार्ट अटैक करने की संभावनाएं प्लास्टिक में है। इसको डिटॉक्स करने का कोई तरीका मेडिकल साइंस में है, या इस पर कुछ चल रहा है रिसर्च?
देखिए डिटॉक्स तो पहली बात एक बहुत बड़ा खुद ही भ्रम है प्रवीण जी, जो बहुत ज्यादा जो है एक इंडस्ट्री ने फैलाया हुआ है। हमारी बॉडी खुद ही डिटॉक्स करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हम पानी अच्छी मात्रा में पी रहे हैं, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे खा रहे हैं, यानी कि अगर हम अच्छे ताजे फल सब्जियां इन चीजों का अगर सेवन कर रहे हैं, तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपने शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं। अब सोनकर जी बोलेंगे कि सब्जियों के ऊपर भी तो माइक्रोप्लास्टिक्स लगे हुए हैं, नहीं, इस पर तो हमने बहुत, इस पर मैंने जो कृषि एक्सप्रेस हमारा कार्यक्रम है उसमें बात की, तो रसायनों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो और बहुत खतरनाक चीजें हैं। सब्जियों में, फलों में, फसलों में हम देख रहे हैं जिस तरह से रसायन का इस्तेमाल हो रहा है। एक हमारा कार्यक्रम है कृषि एक्सप्रेस, उसमें बात कर रहे थे तो पंजाब में किस तरह कैंसर बढ़ा, पूरा मालवा क्षेत्र में वो जो कैंसर के 75% केसेस हैं उस पर बात हुई। बड़ा गंभीर था वो मसला। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आपने अजय जी, देखिए डॉक्टर साहब ने और स्वाति जी ने जो बताया ये बात तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब का कहना है कि पानी की टंकी जो है हमारी प्लास्टिक की हो गई है, उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उस पानी की टंकी से जो पानी हमारे कमरे तक या हमारे बाथरूम तक आ रहा है, घर के अंदर तक आ रहा है, वो प्लास्टिक का, उसका कोई जो है हमारे पास में उपाय नहीं है। जो आम आदमी या आम आदमी की पहुंच तक है वो सिर्फ यही है कि वो प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करे, और हमारी सरकारों को ये ज़रूरत है कि उसके ऊपर खर्चा करें। जो एक वर्ड जो है ना, जुमला जो है बहुत अच्छा छोड़ दिया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट इज वेल्थ। अरे उस वेस्ट इज वेल्थ तो है, उस वेल्थ को निकालने के लिए वेल्थ पहले आप खर्चा तो करो। खर्चा आप करोगे नहीं। मैं आज मतलब बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूँगा कि शायद हिंदुस्तान दुनिया के उन एक कुछ देशों में है जो वेस्ट से भी पैसा कमाना चाहता है। मैं बहुत सारी नगर पालिकाओं से, नगर निगम के जो है आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, या बहुत सारे ऑफिसर से मिलता हूं। हर आदमी कहता है कि भाई आप राजेश जी, आप जो वेस्ट मैनेज करेंगे उससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपका कूड़ा अगर सही तरीके से मिक्स वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक भी है, सब कुछ है, वो सही तरीके से अगर डिस्पोज हो जाए और एक अच्छा वैल्यूएबल मटेरियल बन जाए, तो उसमें आपको ये कहने की कहाँ से ज़रूरत पड़ती है कि नहीं इसमें सरकार को क्या मिलेगा। मेरी बहुत जगह डिबेट होती है, मैं पर्टिकुलर नाम लूँगा कि दिल्ली मेट्रो में जो है मैंने प्रोजेक्ट को दिया, उन्होंने सब कुछ ओके कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई इससे दिल्ली मेट्रो को क्या फ़ायदा होगा। मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी कि साहब दिल्ली मेट्रो में बहुत महंगे महंगे एस्केलेटर, वो चलने वाली सीढ़ी लगाई गई हैं, आपने वो क्यों लगा दी, उससे क्या फ़ायदा होता? उससे तो आदमी का टोटल नुकसान हो रहा है। भाई आदमी, अगर आप वो एक्सकेलेटर नहीं लगाओगे तो पैदल ठीक है। कुल मिलाकर आपका पॉइंट ये है कि थोड़ा सा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हालांकि इस बार बजट में उसको रखा गया, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन चीजों पर कितनी चिंता हो रही है, इस पर कितना काम किया जा रहा है, ये एक अलग महत्व का विषय है। रजत, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं इस बारे में? जी प्रवीण जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है, जैसे हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेंशन किया था, इस पर सरकार को डेफिनेटली ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एक दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं कि हम सारा का सारा बर्डन इंडिविजुअल्स पे डालना चाह रहे हैं और उनको गिल्टी फील कराते हैं कि आपने सेग्रीगेट नहीं किया, आपने रिसाइकलिंग नहीं की, इसलिए पूरे प्लैनेट का बंटाधार हो रहा है। बट ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि इससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज की हैं। अब आप सोचिए, फैशन में हर 2 महीने में पूरा फैशन इंडस्ट्री को चेंज करते हैं, उसके पैकेजिंग का सिस्टम होता है, हर 6 महीने में आपको नए फोन लेकर आने हैं, जितना एडवर्टाइजमेंट इन सबको मार्केट करने के लिए किया जाता है, क्या इसका 1% या 0.5% भी रिसाइकलिंग के लिए इतनी बड़ी कंपनीज कर रही हैं? बहुत सी कंपनीज इतना ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस या यूज करती हैं जितना बहुत सी कंट्रीज के लोग मिलकर 1 हफ्ते या 1 महीने में नहीं कर पाते। उनका क्या हो रहा है? 8 to 10% सिर्फ प्लास्टिक अभी भी रिसाइकल हो रहा है, जहां पर कंपनीज क्लेम करती हैं कि हम 100% रिसाइकलिंग कर रहे हैं। पूरा अगर आप सिर्फ पैकेजिंग का सिस्टम लेंगे, उसमें से सिर्फ क्लोज लूप में 2% रिसाइकल होता है आज के टाइम। आप ये इमेजिन कीजिए कि 2050 तक पूरे समुद्र में जितनी मछलियों का वेट नहीं होगा, उससे ज्यादा प्लास्टिक का वेट होने वाला है। ये प्रोडक्शन इंडिविजुअल के बेसिस पर नहीं आ रहा। अभी सभी ने बात यही की कि भाई हम क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि वो कंपनीज पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की जरूरत है। इंडिया में भी कोशिश ये की गई कि
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ईपीआर कहा जाता है, या पोल्यूटर्स पे, मतलब जो पोल्यूट कर रहा है, जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, वो उसको कैसे रिसाइकल करेंगे। तो सिर्फ ये अब जैसे राजेश जी भी बता रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का होता है, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो आप चारकोल भी अगर आप लास्ट में बनाते हैं तो इसके बीच के भी प्रोसेसेस में कुछ चीजें निकलती हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि इसकी स्पेसिफिक वैल्यू यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बार रिड्यूस हो जाती है और इससे भी पॉल्यूशन हो। इवेंचुअली आप बर्न करेंगे चारकोल को, जब चारकोल को आप बर्न करेंगे वो वाला जो पॉल्यूशन है वो कई बार जो नेचुरली प्रोड्यूस चारकोल से पॉल्यूशन होता है उससे डिफर करता है। ये भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें इस समय पर पता नहीं है, बट हमें अभी डिफरेंस नजर आता है, तो मे बी 10 साल बाद उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और वही हालांकि आरएनडी की जो बात आप कर रहे हैं उस पर बड़ा काम करने की जरूरत है। जगदीश जी, अब थोड़ा सा क्योंकि अंतिम दौर में हम चर्चा के जा रहे हैं, तो मुझे आप समाधान बताएं कि आप लोग किस तरह के समाधान पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक तो खत्म ही हो जाना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता। दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है, जैसा अभी रजत ने बोला कि जो इंडस्ट्री है उनको पैकिंग के लिए नई नई पैकिंग और उसके लिए प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं और हम लोग इंडस्ट्री को इस चीज के लिए एनकरेज करते हैं कि आप प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैलों में अपना सामान दें, अपनी पैकिंग करें, जो है वो कॉटन में करें बजाय इसके कि प्लास्टिक में पैकिंग करें। हम लोगों ने पिछले 12 महीने में जो कपड़े के थैले बेचे हैं, उन कपड़े के थैलों ने हमने 1,10,000 थैले बेचे हैं 12 महीने में। उन्होंने 55 लाख प्लास्टिक की थैलियों के यूज को कम किया। तो इस तरह के जो विकल्प हैं वो, और हालांकि जगदीश जी आपका प्रयास सराहनीय है, इस तरह के कई प्रयास में करते देखता हूं लोगों को, लेकिन ये समस्या कहीं गुना विकराल है और ये इसको बहुत बड़े पैमाने पर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर सोनकर, क्योंकि आपके शोध में कई चीजें आई थी, तो मैं आपसे भी समाधान जानना चाहूंगा। आपने जिस तरह से समस्या को रखा, ऐसा लगता है प्लास्टिक पूरी तरह से खत्म हो जाए, प्लास्टिक विहीन ये सोसाइटी हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी समाधान की बात की जा रही है, इसको अगर आप सहमत नहीं है तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मान सकते हैं कि ये सब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, कोई भी सलूशन है ही नहीं सीरियस इसमें। आप इस तरह सिर्फ सोचिए कि जैसे लोगों का एक लॉजिक रहता है कि प्लास्टिक के जो यूजेस हैं वो मोल्डेबल है और सस्ता पड़ता है, आप उसमें कैंसर का जो इलाज है उसके कॉस्ट में जोड़ लीजिए उसको, तब आपको पता चलेगा कि कितना महंगा पड़ता है। पहली चीज, जैसे आपने अगर कहा सलूशन की बात है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बहुत नई खोज करने की जरूरत नहीं है कोई। अब आप जो कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से रिसाइकिल करेंगे, हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये की है, ये ऐसा लगता है जैसे आपकी छत चू रही है तो आप छत को रिपेयर नहीं करना मांगते कि वहां से पानी आना बंद हो जाए। आप ये कह रहे हो कि नीचे कैसे हम सुखाएंगे, बाल्टी रख देंगे, 2 बाल्टी रख देंगे, भर जाएगा तो हटा दो, फिर सुखा दो, इसी में आप बिजी रखना मांगते हैं। आप उसको जाकर के सोर्स को क्लोज नहीं करना चाहते, पहली चीज। दूसरी चीज, बीइंग रिसर्चर, जो मैंने देखा है, जो मेरी समझ है, हमें प्लास्टिक को इस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक को हम इस तरीके से हैंडल कर ही नहीं सकते, उसके जो परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो प्लास्टिक के बगैर जो है हमें जीना चाहिए। और इसके लिए सलूशन है, जैसे कहा सलूशन की बात करते हैं, आप चले जाइए फ्यू डिकेड्स बैक, तो आपको कहीं दिखता था क्या प्लास्टिक? बिल्कुल ठीक है, आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एग्जाम्पल खुद भी दिया। हमारी सोसाइटी में भी हमने देखा, पहले जो है घरों में झूले का इस्तेमाल होता था, जूट के बैग जो है पहले बहुत इस्तेमाल होते थे। ये अचानक से ये चीजें बढ़ी हैं और पहले सुधार हम अपने स्तर पर करें, जितने दर्शक सुन रहे हैं वो अपने स्तर पर करें, जैसा कि जगदीश जी प्रयास कर रहे हैं, आप भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें अपने स्वास्थ्य की, तो अपने स्वास्थ्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए अपने जीवन को प्लास्टिक फ्री बनाने की जिम्मेदारी पहले हमारी है। फिर बड़े स्तर पर चौधरी जी की जिस तरह टेक्नोलॉजी है, कोई और साइंस इस तरह की टेक्नोलॉजी लाता है आने वाले समय में, तो उसको देखा जाएगा। ये इतना गंभीर मुद्दा है कि मैं चाहता हूं और लंबी बात हो, लेकिन समय सीमित है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर स्वाति, आपका धन्यवाद। डॉक्टर सोनकर, आपका विशेष धन्यवाद, आपने इस शोध को भी हमसे साझा किया। रजत, आपका धन्यवाद। जगदीश जी, आपका धन्यवाद। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।